Hello, student. How are you? So I hope all of you will fit and fine. And आज हम करेंगे दो क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पहली बात ये है, ये मैं फैन बंद कर देता हूँ, नहीं तो क्या है ये एक साउंड आता रहेगा। अभी सबसे पहले हमने जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वगैरह पढ़ा था उस पे ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये थोड़े आपके कॉन्सेप्ट को खोलेगा। इसमें कहता है कि टू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी एंड सी डी, यहाँ नाम हमने लिखा नहीं, ये रहा ए बी और ये रहा सी डी मान लो, है ना। टू डायपोल आप देख सकते हो डायग्राम में, ए बी और सी डी, each of dipole moment P are kept at angle of 120 degree as shown in figure, है ना। तो find the resultant dipole moment of the combination। सबसे पहले हमें resultant dipole moment find करना है। तो दोनों dipole moment को हम अगर चेक करें तो A पे नेगेटिव चार्ज, B पे पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन जो होगी A टू B होती है डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल की, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ A टू B। और दूसरे वाला में इधर नेगेटिव चार्ज C पे और D पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे, और इसकी जो डायरेक्शन है इस तरफ। तो दोनों के बीच में देखो 120 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये रहा इसकी डायरेक्शन CD की और ये रहा AB की डायरेक्शन नीचे से A से B की तरफ। तो दोनों के बीच में ध्यान दो 120 डिग्री एंगल, वो तो हो गया। तो और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों डायपोल का, AB डायपोल और CD डायपोल का P है, हाँ P है। तो अब हम इसकी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों ने फार्मूला जो है, ये वेक्टर है, डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट जो होता है ये वेक्टर होता है। तो दो जब वेक्टर काम कर रहे हैं 120 डिग्री पे, तो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रूल जो है वो आपको लगा देना है। तो जो P रिजल्टेंट की वैल्यू है वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, P स्क्वायर, एक का मैग्नीट्यूड हो गया, दूसरे का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, प्लस एक का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का एंगल cos 120। ये तो फॉर्मूला आपको पता है। फिर हम क्या करेंगे, पी आर इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में 2p स्क्वायर, लेकिन cos 120 डिग्री का वैल्यू हो गया -1/2। फिर इसको सॉल्व कर दोगे आप तो आपको पता है ये 2 और ये 2 कट गया और -p स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया आपका 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सॉल्व होके ये बच गया p स्क्वायर, और आंसर जो है रिजल्टेंट जो है वो भी p ही आ गया। तो हमारा रिजल्टेंट निकल चुका है। अब ये रिजल्टेंट जो है आप देख सकते हो कि x एक्सिस के साथ रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों डायपोल AB और डायपोल CD की मैग्नीट्यूड सेम थी। तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच में जो एंगल है 120 डिग्री, ठीक उसको बाइसेक्ट करेगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो। वैसे भी अगर आप रूल से एंगल निकालोगे तो वो भी वही आएगा, लेकिन हम उस एंगल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है कि इसकी डायपोल मोमेंट भी P है, इसकी डायपोल मोमेंट भी P है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच में 120 डिग्री है। तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच के एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो ये 120 डिग्री को 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर कट करेगा। तो आपको पता है कि ये पूरा 90 है, यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 है, तो 60 इधर हुआ तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ये कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये 60 डिग्री पे बाइसेक्ट किया, 60 डिग्री उधर और 60 डिग्री इधर, और ये पूरा 90 है, दोनों मिलके 90 होता है। 60 प्लस दिस एंगल 90, तो ऑब्वियसली ये 30 होगा। यहाँ काम खत्म हो गया। तो अब हमें जो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस के साथ, है ना, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है।
रिजल्टेंट डायपोल जो है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इफ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E along the plus x axis, what is the magnitude and direction of torque acting on this? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस x एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना along प्लस x एक्सिस, यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस x एक्सिस की तरफ है, और हमारा जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है उसकी जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। आपने टॉर्क का ये फार्मूला पढ़ा है, तो फिर हम टॉर्क निकालते हैं ना, टॉर्क इज इक्वल टू हमारा ये वैल्यू P था, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो हमारा आंसर आ गया टॉर्क का 1/2 PE। ये मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का, तो आपको भी पता है कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, ये हमारा रिजल्ट डायपोल मोमेंट है, ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे, तो ये देखो ऐसे घुमाएंगे, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों वेक्टर में क्या करते हैं, जो पहले भी P क्रॉस E, तो हमारा जो डायरेक्शन के लिए टॉर्क का फार्मूला होता है दैट इज P क्रॉस E, तो P को घुमाएंगे E के तरफ, तो हमारा जो थंब है ऐसे नीचे की तरफ होगा, तो z एक्सिस के, या फिर यहां कर सकते हो कि इनटू द पेपर लग रहा है, पेपर है ना, z एक्सिस के अलाउंग नेगेटिव डायरेक्शन में, या फिर इनटू द पेपर है ना, प्लेन के ऊपर लगेगा, ये जो ही ऐसे रखेंगे, ये प्लेन के ऊपर इनटू द पेपर ऐसे लग रहा है ना, तो राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन भी टॉर्क की निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको एक बार करके खुद दे सकते हो, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप टॉर्क के डायरेक्शन से रिलेटेड भी चीजों को किया, डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का भी एप्लीकेशन किया। तो ये चीजें एक कॉन्सेप्ट से दो तीन चीजें दिमाग में क्लियर होती है, तो ये एक साथ दो तीन चीजों को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन था। अब जो है सो हम थोड़ा सा आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन या एडवांस लेवल का क्वेश्चन हल्का सा, ये चूंकि आपके बस में है 12th के बच्चे कर सकते हैं, और ये आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो क्वेश्चन को देखो, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field E in stable equilibrium position, its moment of inertia about the centroid axis is I. If it is displaced slightly from its mean position, find the period of small oscillation। बच्चे ये क्वेश्चन देख के ही कुछ बच्चे डर जाएंगे, वो कहेंगे ये सेंट्रॉइड वगैरह क्या आ गया, ये सब क्या आ गया, मैं कैसे करूंगा। तो क्वेश्चन देख के मत घबराइए, वेरी सिंपल, 11th का थोड़ा सा एप्लीकेशन है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो चीजें उतना वर्ड पे नहीं जाना है कि सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो ऑब्वियसली जब कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसके सेंटर से ही तो निकालेंगे ना, एक्सिस सेंटर से ही तो होगा, तो उसी के अराउंड वो रोटेट करेगा। तो अब ये कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, P है, उसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उस पे जो लगने वाला टॉर्क होगा दैट विल बी PE sin थीटा, और ये रेस्टोरिंग टॉर्क होगा -P sin थीटा। रेस्टोरिंग इसलिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल किस पोजीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है और 0 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है, 0 डिग्री है, तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है। आप पीछे का वीडियो देखो, लेक्चर देखो, उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क जो होता है वो रेस्टोरिंग होता है, मतलब आप थोड़ा सा भी एंगल से ट्विस्ट करोगे तो टॉर्क उसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए लगता है, इसलिए हमने यहाँ टॉर्क इक्वल टू माइनस दे दिया, रेस्टोरिंग है इसलिए। तो टॉर्क इक्वल टू -PE sin थीटा। अगर ये थीटा एंगल मान लो बहुत स्मॉल हो, क्योंकि ये जो ऑसिलेशन होगा आप हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तभी होगा, थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल, है ना, थीटा आप कर सकते हो स्मॉल एंगल लाइक द लेस देन 6 डिग्री, है ना। तो आप जो ही ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसी के अलोंग में
ये नेगेटिव चार्ज रहा इलेक्ट्रिक डायपोल का, ये पॉजिटिव चार्ज रहा, तो इसकी भी डायरेक्शन इसी के अलोंग होगी, है ना। और ये सेंटर रहा इसका ओ, अब इसी यही सेंट्रॉइड हो गया, इसी के अलोंग हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी बात करेंगे, है ना। तो क्योंकि ऐसे एक्सिस आ जाएगा, ये इसमें 90 डिग्री पे ऐसे पास हो जाएगा एक्सिस, और इसी के अलावा ये रोटेट करेगा। तो अभी क्या है कि हमने इसको हल्का सा जो ही इसको डी थीटा से ऐसे ट्विस्ट करेंगे, है ना, तो ट्विस्ट करने से क्या होगा कि इस पे रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। ऑब्वियसली टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, इधर प्लस q चार्ज है तो इधर ही होगी और इधर ही होगा, तो ये वापस घुमा के इसको डी थीटा से आपने किया, है ना। तो आप एक चीज देख सकते हो, तो यहां लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। ये चीज को याद रखना है आपको। फॉर स्मॉल एंगल 6 डिग्री तक sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा रेडियन में बराबर ही होती है। रेडियन में थीटा में जो रेडियन में आएगा वो sin थीटा में लगभग बराबर वैल्यू होती है अप टू द 6 डिग्री। तो आप यहां देख सकते हो कि ऐसा आप लिख सकते हो। अब सवाल ये है कि आप, ये तो टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल टॉर्क हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है कि sin थीटा है, और हम इस थीटा को p e थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा d थीटा बड़ा स्मॉल सा एंगल होता है, तो हम इसको ऐसे फॉर सिंपलीफिकेशन हमने इसको ऐसे लिखा। बड़े एंगल में फिर वो ऑसिलेशन नहीं होगा। तो अब ये ऑसिलेट क्यों करेगा? इसलिए ऑसिलेट करेगा कि ये इसको आप थोड़ा सा ये ऐसे नीचे आएगा, नीचे आके फिर इक्विलिब्रियम आएगा, मोमेंटम से ये फिर थोड़ा नीचे आएगा और फिर टॉर्क रेस्टोरिंग होगा, फिर वापस ले जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे 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 ये रोटेट करना शुरू करेगा। आप देख सकते हो इन चीजों को कि जो ही ये यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये इसको रेस्टोरिंग है, टॉर्क ऑलवेज यहाँ पे रेस्टोरिंग है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो उसको अपने पोजीशन पे लाएगा। अब सवाल ये है कि जब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस टॉर्क की, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई दे रखा है इस एक्सिस के अलोंग, क्योंकि इसी एक्सिस के अलोंग तो ये रोटेट करेगा, ऐसे एक्सिस पास होगा और ये फिर अप डाउन इसी एक्सिस के अलोंग करेगा। अभी देखो ये यहाँ पे आया, अगर थोड़ा सा इसको इधर ले लो तो ये देखो थोड़ा सा जब ये इधर आएगा, फिर ये टॉर्क इधर QE लगेगा, एक QE इधर लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, इधर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, फिर ये इसको वापस ऐसे ऐसे रोटेट कराना शुरू कर देगा। अभी इसको ऐसे रोटेट करा रहा है, अब इसको ऐसे रोटेट कराए। ध्यान दो ऑसिलेशन क्यों हो रहा है। ये यहां से रोटेट करके इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाएगा, लेकिन ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर चुका है, तो ये नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो टॉर्क देखो वापस इसको ऐसे रोटेट कराना शुरू कर देगा। अभी यहाँ पे क्लॉकवाइज करा रहा है तो अब एंटी क्लॉकवाइज कराना शुरू कर देगा, क्योंकि देखो टॉर्क की डायरेक्शन फिर रेस्टोरिंग होगी, ये समझ सकते हो तुम यहाँ पे, इसलिए ऑसिलेशन होता है। ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, इन चीजों को समझना है, कंसेप्चुअली समझना है कि रोटेट क्यों कर रहा है, ये क्यों ऑसिलेट हो रहा है ना, ऑसिलेशन क्यों है। तो आप देख सकते हो कि ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, मोमेंटम से थोड़ा नीचे आएगा, जो ही नीचे आएगा तो एक टॉर्क, फिर ये टॉर्क लगेगा, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो फिर इसको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, फिर इक्विलिब्रियम से थोड़ा ऊपर चला जाएगा मोमेंटम से, फिर नीचे, ये ऑसिलेशन है। ये थोड़ा मैं ज्यादा खींच दिया। तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जब रिलेट करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा 11th वाला फार्मूला है, इसको थोड़ा सा याद कर लो, इस पे ज्यादा अभी दिमाग देने की जरूरत नहीं है, ये तुम 11th में पढ़े होगे। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। हम इक्वल कर देते हैं यहाँ पे कि क्या आ रहा है हमारा, माइनस पी ई थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, ये आ गया हमारा यहाँ पे, है ना, आई अल्फा, ये टॉर्क हो गया, यहाँ हो गया। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो अल्फा की वैल्यू जो है, टॉर्क को यहाँ हटा दो, माइनस साइन का केवल इसके लिए यूज होता है डायरेक्शन के लिए, तो अल्फा की जो वैल्यू है PE अपॉन में आई आ गया, PE अपॉन में आई आ गया। ये मैकेनिकल टॉर्क हो गया, वो इलेक्ट्रिकल टॉर्क हो गया। मैकेनिकल कैसे, क्योंकि ये अब मैकेनिकल बॉडी की तरह दो, है ना, दो मास हैं
और वो रोटेट कर रहे हैं, तो उसको कौन रोटेट करा रहा है? इलेक्ट्रिकल टॉर्क, है ना, वहां से मैकेनिकल टॉर्क क्रिएट हो रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है मैकेनिकल, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हमने उसी को इक्वल कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉर्क से इसको इक्वल कर दिया, तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड ही तो निकालना है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये एक फार्मूला है जो 11th में पढ़ा होगा, ये माइनस में होगा, जैसे यहाँ ये आ गया ना माइनस में, तो इसको आप यहाँ पे माइनस ले लो, तो माइनस केवल सिंबल के लिए है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको पता है यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है नेक्स्ट स्टेप में माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई अपॉन में आई हो गया, है ना, माइनस साइन केवल सिंबल के लिए, इसे आप हटा दो, तो आप यहां से देख सकते हो कि ये आ गया ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पीई, सॉरी ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों तरफ होगा, थीटा इधर भी होगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आ गया आपका पीई थीटा, तो पी यहां से हमने निकाला है ना, ये वैल्यू हमने यहां से देखो आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू माइनस पीई थीटा, माइनस पीई थीटा अपॉन आई है, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है दैट्स वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है 11th वाला फार्मूला से। तो आपने ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पीई आई थीटा, थीटा को हटा दो, 2 मिनट कट कर दो आप, जो ही थीटा को कट किया ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू यहां आ गया रूट पीई अपॉन में आई, तो देयरफॉर एज यू नो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, वैसे ओमेगा इज इक्वल टू आप लोगों को पता हो 2 पाई बाय टी होता है, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं, तो टी इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 2 पाई अपॉन में ओमेगा, अपॉन में 1 बाय ओमेगा, है ना, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की जो वैल्यू है रूट में है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, आई अपॉन पीई हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय ओमेगा है, ओमेगा जब नीचे रखेंगे तो आई ऊपर चला जाएगा, पीई नीचे आ जाएगा, तो हमारा देखो ये टाइम पीरियड आ गया, हमारा जो टाइम पीरियड है बच्चों वो आ गया 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन पीई। ये देखो आईटी लेवल का क्वेश्चन है, आपको अभी समझने का कोशिश करना है, इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा बार-बार 1-2 बार देखोगे आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। मैंने कंसेप्चुअली समझाया कि ये ऑसिलेट क्यों करता है, ऑसिलेट क्यों करता है, तो सिंपल सी बात है, टॉर्क की वैल्यू माइनस पी थीटा आ गई, साइन थीटा लिखें या पी थीटा लिखें, सर स्मॉल एंगल के लिए यही रहता है। आपको टॉर्क की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एक्सिस के अलोंग आई है, इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमने टॉर्क को इक्वल कर दिया, तो माइनस पी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है कि ये माइनस में था, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गया माइनस पी थीटा बाय आई, साइन यहां माइनस ले सकते हैं लेकिन इसका केवल डायरेक्शन का मतलब है, ज्यादा कुछ नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी थीटा बाय आई और अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो हमने इक्वल किया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2 पाई बाय टी, वहां से टाइम पीरियड निकाल दिया। तो ये चीजें जो है आपको इस जो ही क्वेश्चन इस तरह के 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो आप खुद इतनी आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी कि आप हर चीज को इतना लॉजिक आपका डेवलप हो जाएगा कि खुद ही कई क्वेश्चंस आपसे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो ये केवल प्रैक्टिस की चीज है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूं। अभी मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये तो अभी हमारा थोड़ा थ्योरी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मैंने थोड़ा ये आपको डायपोल मोमेंट पे और इसके ऑसिलेशन से रिलेटेड डायपोल मोमेंट पे ये क्वेश्चन कराया है, इसको अच्छी तरह से करो। ये सीबीएसई के लिए पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन जेईई के लिए है, आईआईटी के लिए, एडवांस के लिए ही बना है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से बच्चों हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट की खूब इज्जत कीजिए।